नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञान मंथन पाठशाला पर। अगर आपका भी लक्ष्य यूपीपीएससी 2026 को क्रैक करना है, तो याद रखिए बिना प्रीलिम्स क्लियर किए मेंस का रास्ता नहीं खुलता है। जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, मेंस एग्जाम कैसे दोगे आप लोग? इसीलिए आपकी तैयारी को हर दिन मजबूत बनाने के लिए आज हम इस टेस्ट सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और यदि पीछे के प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपकी निरंतरता बनी रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है, बताइए। ए महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, बी विश्वामित्र, सी वाल्मीकि, डी वशिष्ठ। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, अर्थात महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा वेदों का संकलन किया गया था। ठीक है, वेदों को लिखित और संकलित करने का जो श्रेय है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन को ही जो है जाता है, जिसके कारण इतिहास में इन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध इटली का यात्री मार्को पोलो 1288 से 1292 ईस्वी में दक्षिण भारत के किस राजवंश के शासनकाल में आया था? ये क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कब आया था। तो ये आप लोग देख लीजिए, 1288 से 1292, यानी कि 13वीं शताब्दी। ठीक है, 13वीं शताब्दी, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, किस राजवंश के शासनकाल में आया था? तो ए चोल वंश, बी पांड्य वंश, सी विजयनगर साम्राज्य, डी चालुक्य वंश। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, पांड्य देश। ठीक है, पांड्य देश, यानी जो ये कहाँ का था? ये भी था इटली का था। ठीक है, इटली का मशहूर ये मुसाफिर था। ठीक है, मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, दक्षिण भारत आया था। और उस समय दक्षिण के समृद्ध पांड्य राजवंश, ठीक है, के जो वैभव का जो है बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वेदांत समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में किसके द्वारा की गई थी? ए राजा राम मोहन राय, बी श्रीधरलू नायडू, सी आत्माराम पांडुरंग, और डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वेदांत समाज की बात की जा रही है, तो वेदांत समाज, यहाँ पर पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, ठीक है, वेदांत समाज है। ठीक है, और 1864 कहाँ पे? मद्रास में। ठीक है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। एक तो वेदांत समाज है, ठीक है, दूसरा है वेदांत समाज की स्थापना कब हुई? 1864 में, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। तीसरा, कहाँ पे किया गया? तो ये मद्रास में किया गया। और चौथा जो कि पूछा हुआ है, ठीक है, कि किसके द्वारा किया गया? तो चूंकि मद्रास है तो मद्रास से थोड़ा सा आप लोग गेस कर लीजिए साउथ का नाम, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, श्रीधरलू नायडू, श्रीधरलू नायडू। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार 1920 में अमेरिका में और 1928 में इंग्लैंड में मिला? ठीक है, प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब किस अधिनियम में? ये कहना चाह रहा है कि अगर 1920 में अमेरिका में मिला और 1928 में इंग्लैंड में मिला, तो भारत में किस अधिनियम के तहत मिला? ए भारत शासन अधिनियम 1919, बी भारत शासन अधिनियम 1935, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और डी भारत परिषद अधिनियम 1861। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? 1919 के मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं इसे। इसी के तहत इतिहास में पहली बार, ठीक है, भारत के इतिहास में पहली बार सीमित संख्या में महिलाओं को मतदान करने का वैधानिक अधिकार दे दिया गया। ठीक है, मतलब सीमित संख्या में था,
ऐसा नहीं था कि सभी लोगों को, ठीक है, कुछ पढ़े लिखे, ठीक है, कुछ उसमें क्राइटेरिया थी, तो उस क्राइटेरिया में जो फुलफिल होता है, मतलब शुरुआत हो गई थी कहने का मतलब, तो यानी कि शुरुआत पूछा है, पहली बार वोट देने का अधिकार, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, ब्रह्मांड का व्यास लगभग कितने प्रकाश वर्ष माना जाता है, ठीक है, व्यास पूछा है, ब्रह्मांड का व्यास, यहाँ व्यास पूछा है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ आपको प्रैक्टिस ही करनी है, तो प्रैक्टिस आप जो क्या कहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी वैसे ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार, ए, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जिस तरीके से ये निशान लगा हुआ है, ठीक है, इसे 10, ठीक है, और ये बी जो बी ऑप्शन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है कि 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। और इस तरीके से दिया हुआ है, बट ये है, इसको समझ लीजिए कि ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा वही सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी कि मोटा मोटा हम लोग समझ सकते हैं कि ये लगभग 10 करोड़ वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष, 10 करोड़ प्रकाश वर्ष, ठीक है, इसका व्यास है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो बताइए, ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के सबसे पूर्वी राज्य में, देश में, राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है किबुथु, क्या है, की बी थू, ठीक है, किबुथु, ठीक है, जो क्या कहते हैं किबुथु देशांतर पर है, ठीक, जो कि जो क्या कहते हैं, और इसलिए भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणों यानी इसी राज्य की धरती पे पड़ती है। राज्य पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, स्थान पूछेगा तो किबुथु, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई, किस वर्ष की गई दोस्तों, ये देख लेते हैं। ए 2 मई 1951, बी 15 मार्च 1950, सी 1 अप्रैल 1956, डी 24 दिसंबर 1986। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए 2 मई 1981 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, का स्थापना किया गया। अब इसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ कर दिया गया, ठीक है, एनएसओ, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, इसके बारे में अगर क्या कहते हैं थोड़ा फैक्ट के रूप में जानना समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब भारत में सांख्यिकी आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से वह राष्ट्रीय आय के सटीक गणना के लिए, ठीक है, 2 मई 1951 को सीएसओ की गठन किया गया था, ठीक है। किस चीज़ के लिए किया गया था, मतलब जो सांख्यिकी आंकड़े हैं, ठीक है, उसको व्यवस्थित करना था, और राष्ट्रीय आय का सटीक गणना के लिए किया गया था, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एक ठोस कण जो सॉलिड जो एंगल होता है का पूरक मात्रक क्या होता है, ठीक है, ठोस, सॉरी ठोस कोड है, ठीक है, ठोस कोड का इसका क्या हो जाएगा, इसका विकल्प देख लेते हैं। ए रेडियन, बी स्टेरेडियन, सी कैंडेला, डी डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक सेकंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रजाति के सजीव तथा पर्यावरण का आपसी अध्ययन क्या कहलाता है, एक प्रजाति के सजीव तथा पर्यावरण का आपसी अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब प्रजाति है, ठीक है, एक प्रजाति के सजीव व पर्यावरण का आपसी अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो बताइए क्या कहलाता है, ए स्वपारिस्थितिकी, बी समपारिस्थितिकी, सी गहन पारिस्थितिकी, डी जीव पारिस्थितिकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये स्वपारिस्थितिकी, ठीक है, यानी ऑप्टिकोलॉजी, ठीक है, ऑप्टिकोलॉजी इसे कहते हैं, पारिस्थितिकी की जो है जो शाखा के अंतर्गत, ठीक है, पारिस्थितिकी की शाखा के जिसके अंतर्गत जिसमें पर्यावरण के सापेक्ष केवल एक ऐसे विशिष्ट पौधे या जीव प्रजातियों के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है वह जो क्या कहलाता है, स्वपारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष अभियान का क्या नाम था,
ए मार्स एक्सप्रेस, बी मंगलयान 2, सी मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, और डी एक्स्ट्रोसैट। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्या है? सी है, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। कब भेजा गया था मॉम? मॉम कब भेजा गया था? 2013 में। ठीक है, 2013 में भेजा गया था। ठीक है, जो कि 2014 में, ठीक है, जो है अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पे पहुंच गया था। कब पहुंचा था? 2014 में। सबसे कम बजट में पहुंचा था। ठीक है, बताइएगा कितना बजट जो है कहते हैं इसके लिए आवंटित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे किसे द्विनाम पद्धति बाइनो जो है जो नॉमिनल, ठीक है, नोमेक्लेचर का जन्मदाता माना जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे द्विनाम पद्धति का जन्मदाता माना जाता है? ए अरस्तु, बी कैरोलस लीनियस, सी अर्नस्ट हेकल, डी रॉबर्ट हुक। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन देख लीजिए, कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, मतलब कैरोलस जो है लीनियस ने दुनिया में क्या किया था? सजीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक प्रणाली, ठीक है, विकसित किया था। ठीक है, और जिसका उन्होंने क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति के नाम क्या कहते हैं उसको, जो नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, द्विनाम पद्धति के रूप में जाना जाता है, जिस जिस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। और इसमें एक्चुअली होता है कि जैसे लैटिन भाषा में क्या होता है, दो शब्दों वाले जो नाम होते हैं, ठीक, नाम रखने की एक प्रथा है, इसीलिए उसको दो नाम पद्धति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का जवाब देख लीजिए, बी हो जाएगा, कैरोलस लीनियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का वह कौन सी अवस्था है जिसका ना तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है? बताइए कौन सा हो जाएगा? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी प्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्या? ध्रुव की गैस? गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गैस? क्योंकि जो गैस से कण है, ठीक है, आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है उसके बीच में, जो कण है इनकी जो है आपस में उनके आकर्षण जो बल होता है बहुत ही कमजोर होता है, वे स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक है, जिस कारण से गैस का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई आयतन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया था? ए, देख लेते हैं विकल्प, ए पंचमार्क सिक्के, बी करशापन या आहत सिक्के, सी दिनार, डी टका। बताइए इस क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, करशापन या आहत सिक्के, करशापन या आहत सिक्के। ठीक है, होता क्या था आहत सिक्के, ऐसे क्यों कहा जाता है इसे? ठीक है, मतलब इसमें भारत के में क्या होता क्या था, भारत के सबसे प्राचीन जो सिक्के का कोई लेख नहीं होता था, केवल ठप्पा मारकर चित्र बना दिया जाता था। ठीक है, मोर का, हिरन का, इस तरीके के चित्र बना दिया जाता था। इन्हें आहत सिक्के या प्राचीन साहित्य में करशापण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है, यहाँ दो, एक ही विकल्प में दो टर्म यूज कर दिया गया है, एक तो करशापण और दूसरा है आहत सिक्के। तो इन दोनों में से कोई भी दे सकता है, लेकिन वैसे आहत सिक्के ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, तो आहत सिक्के शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, दिल्ली की सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो बताइए, लाहौर से दिल्ली, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने किया था। चूंकि हुआ क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। और जब इल्तुतमिश के कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में इल्तुतमिश सत्ता संभालता है, तो वहाँ से वो दिल्ली आ जाता है और उसने दिल्ली को राजधानी इसलिए बनाता है कि सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, बिल्कुल केंद्र में था। ठीक है, इसीलिए इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित उस प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है जो उनके विचारों का मुख्य स्रोत है? बताइए, ए वेदांत प्रकाश, बी सत्यार्थ प्रकाश, सी प्रबोध चंद्रोदय, डी संवाद कौमुदी। तो
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, सत्यार्थ प्रकाश। क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद जी ने, सरस्वती ने, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश की रचना मूल रूप से किस में किया था? हिंदी में किया था। किस में? हिंदी में। मूल रूप से हिंदी में किया था, ठीक है। जिसमें उन्होंने क्या किया था, क्या बताया था कि सामाजिक सुधार की बात की थी, सामाजिक सुधार। और दूसरा, ठीक है, उन्होंने ये वेदों के महत्व को समझाया था, वेदों के, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है जिससे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? ए मॉन्टेगू चियम सुधार, बी मार्ले मिंटो सुधार, सी रेगुलेटिंग एक्ट, डी पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार। कब आया था ये? 1909 के अधिनियम के समय। और उस समय लॉर्ड जो है मार्ले, ठीक है, जो है उस समय लॉर्ड मार्ले भारत सचिव था। लॉर्ड जब मार्ले यानी पहला शब्द, मार्ले यानी कि उस समय सचिव मार्ले था। मिंटो, मिंटो उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल या वायसराय था, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार भी इसे कहते हैं। और भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए यानी फूट डालो राज करो की नीति पहली बार यहाँ पे स्पष्ट रूप से, ठीक है, उद्घोषित हो किया गया था, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। किस वैज्ञानिक ने 1964 में हिग्स बोसॉन इन गॉड पार्टिकल की खोज के लिए सैद्धांतिक आधार दिया था? ए सत्येंद्रनाथ बोस, बी पीटर हिग्स, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी स्टीफन हॉकिंग। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, पीटर हिग्स। पीटर हिग्स ने क्या किया था? पीटर हिग्स जो क्या कहते हैं, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1964 में क्या किया था, उन्होंने ये बताया था कि कणों में द्रव्यमान कैसे आता है, जो कण होते हैं उसमें द्रव्यमान कैसे आता है, उन्हीं के नाम पर ये सिद्धांत, बुनियादी जो कण सिद्धांत है, ठीक है, हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी? ए मैकमोहन रेखा, बी डूरंड रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा, डी हिडनबर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत पाकिस्तान पूछा है तो रेड क्लिफ हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। भारत के विभाजन के समय सीमा निर्धारण आयोग के अध्यक्ष सर, क्या नाम था? सर सिरिल रेडक्लिफ नाम था, ठीक है। इन्होंने निर्धारण किया था, उन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम रेडक्लिफ जो है पड़ गया, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन कितनी राशि के मामले के लिए किया गया था? ठीक है, बताइए। इस क्वेश्चन के विकल्प पे चलते हैं। ए 1 करोड़ से कम, बी 1 करोड़ से 10 करोड़, सी 10 करोड़ से अधिक, डी 50 लाख से कम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, 10 करोड़ से अधिक, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जो नए नियम 2019 में, कब? 2019 के अनुसार 10 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े उपभोक्ता विवादों और दावों को सुनवाई सीधे कौन करेगा? राष्ट्रीय आयोग करेगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर का मान मीटर में कितना होता है? बताइए। 1 नैनोमीटर का जो है मान जो है मीटर में कितना होता है? ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर, बी है 10⁻⁻9 मीटर, सी है 10⁻⁻12 मीटर, डी है 10⁻⁻15 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 10⁹ कौन सा है? ये ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पारितंत्र या इकोसिस्टम के अंतर्गत अजैविक घटक, ठीक है, एबॉयटिक जो कंपोनेंट्स हैं में किसे शामिल किया जाता है? ठीक है, इसमें से कौन ऐसे हैं जो अजैविक घटक में शामिल किए जाते हैं? तो बताइए, अजैविक घटक में कौन कौन शामिल हो जाते हैं? अब उसमें सूर्य का प्रकाश होता है, हवा होता है, पानी होता है, मिट्टी होता है, नहीं जिसमें जीव ना हो, इसमें जीवन ना हो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन
सही प्रतीत होता है? प्रकाश, ताप, जल, वायु। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा अजैविक। बाकी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवाणु, कवक सब जैविक वाले हैं। ठीक है, एस्ट्रोसैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ, भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष टेलीस्कोप मिशन का क्या नाम है जो बहु तरंगदैर्घ्य वेधशाला के रूप में 2015 में प्रक्षेपित किया गया था? बताइए क्या नाम है? ए कार्टोसैट, बी एस्ट्रोसैट, सी रीसैट, डी ओशनसैट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी, यानी एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोसैट हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। और ये कब भेजा गया था? 2015 में। ठीक है, इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी नामक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन? बताइए, सिस्टेमा जो नेचुरी जो नामक विश्व प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो ए अरस्तु, बी कैरोलस लीनियस, सी डार्विन, डी लैंडमार्क। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैरोलस लीनियस ने अपने जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी में दुनिया के हजारों पौधों, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी उनकी पुस्तक है। ठीक है, हजारों पौधों को उन्होंने क्या किया था, जो हजारों पौधों को और जंतुओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव्य पदार्थ वायुमंडलीय दाब पर अपनी ध्रुव अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है, क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाए? ए गलन, बी हिमांक, सी क्वथन, डी संघनन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग हो जाता है, तो फ्रीजिंग नहीं हिमांक हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई द्रव पदार्थ वायुमंडलीय दाब पर अपनी ध्रुव अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, नहीं फ्रीजिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के विजयों का विस्तृत वर्णन किस प्रसिद्ध अभिलेख में मिलता है जिसके रचनाकार हरिश्चंद्र थे? जिसके रचनाकार हरिश्चंद्र थे। तो इस क्वेश्चन के विकल्प पे चले, नासिक अभिलेख, बी प्रयागराज स्तंभ अभिलेख, सी ऐहोल अभिलेख और डी ग्वालियर अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला प्रसिद्ध फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया? ठीक है, अब्दुल रज्जाक ये तो हो गया किसके, कहाँ का था? फारस, यानी फारस बोले तो ठीक है, फारस, ईरान। ठीक है, फारस, ठीक है, से आया था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, कब आया था? 1443 में आया था। ठीक है, अब 1443 में भारत में उस समय, ठीक है, खासकर दक्षिण भारत में कौन शासन कर रहा था? तो बताइए कौन था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय किसी में है? बी ऑप्शन में। ठीक है, देवराय द्वितीय ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले द्वारा समाज के उद्देश्यों के लिए लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? ए गुलामगिरी, बी सत्यप्रकाश, सी आनंद मठ, डी गीता राष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलामगिरी। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने समाज में जो फैली हुई जातिवादी व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव का कड़ा प्रहार किया था, और इसी को देखते हुए उन्होंने गुलामगिरी नामक एक प्रसिद्ध जो पुस्तक की रचना भी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिली तथा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया? ध्यान से देखिए इसको, कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिली और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद प्रदान किया गया। बताइए, ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी के कार्यों को नियमित करने, ठीक है, नियमित करने, ठीक है, और क्या करने, बंगाल के गवर्नर जो है, जो वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, उन्होंने को जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हीं को ही जीजी बना दिया गया, गवर्नर कहाँ का, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किस यूनानी विद्वान ने किया था जिसे भूगोल का जनक भी कहा जाता है? बताइए।
भूगोल कह रहा है, भूगोल शब्द का प्रयोग, और इसीलिए यूनानी विद्वान ने, ठीक है, ये यूनानी विद्वान थे, इसे भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ए हिकेटियस, बी एरेटोस्थनीस, सी अरस्तु, डी टॉलमी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है जो गुजरात राज्य में स्थित है? बताइए। ए इंद्रकोल, इंद्राकोल, बी किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और सी सरक्रीक या गुहार माती, मोती, ठीक है, गुहार मोती, और डी कन्याकुमारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सर क्रीक या गुहार मोती। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये गुजरात में है, भारत का सबसे पश्चिमी छोर है, और ये कहाँ पे है? कच्छ जिले में। कहाँ पे? कच्छ जिले, कच्छ जिले में अवस्थित है। ठीक है, और इसके बाद जो भारत और पाकिस्तान सीमा के निकट, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों, यह था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आपने आज के चुनिंदा प्रश्नों में से कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने पिछले सेट्स मिस किए हैं तो उन्हें देखना मत भूलिए। याद रखिए, लगातार प्रैक्टिस करें, मेंस के लिए क्वालिफाई करें। आपकी यही रोज की मेहनत आपको कर्मठ से कर्मयोगी बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।